व्यूअर्स, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम नर्सिंग प्रिपरेशन के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क। इस वीडियो में हम वर्क के जितने भी कॉन्सेप्ट है उन्हें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। डियर व्यूअर्स, हमारे पास कॉन्सेप्ट है वर्क का। देखो, यहाँ पर जितना भी वर्क के कॉन्सेप्ट हैं वो हम बुक में से लेंगे, क्योंकि ज्यादातर जितने भी एमसीक्यूज होते हैं नर्सिंग में या फिर एमडीकेट की बात करें तो वो बुक में से ही निकाले जाते हैं। तो अगर आपको बुक की अच्छे से रीडिंग आती होगी तो आप एमसीक्यूज कर पाएंगे इजीली। तो देखो, यहाँ पर वर्क की बात करते हैं। वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। इट्स हैज यूजुअली डिफरेंट मीनिंग्स। वर्क के पास बहुत डिफरेंट मीनिंग होती है एज एन डेली लाइफ। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो वर्क का मतलब होता है काम। काम कोई भी हो सकता है, जैसे कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट हम इसे वर्क कहते हैं इन डेली लाइफ में। लेकिन अगर हम फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं तो इस वर्क का जो कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो फिजिक्स के अंदर वर्क को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर सपोज करें जी, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉक्स से कोई भी एक बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स थोड़ा सा डिस्प्लेस कर जाएगी, मतलब डिस्प्लेस हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस बॉक्स पर वर्क हुआ है। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। ओके, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन। हमारा जो काम है उस बॉक्स पर ये हुआ है वर्क। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वर्क। देयर आर सम फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इन विच वर्क देयर इज नो वर्क डन। यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल है जहाँ पर वर्क डन नहीं होता, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। लेकिन थोड़ा सा वर्क के बारे में हम और डिस्कस करते हैं। वर्क को डिनोटेट किया जाता है W से, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन, इसका मतलब ये है कि वर्क्स को मैग्नीट्यूड है, इट्स यूनिट्स है, लेकिन इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, हम इसको वर्क कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं कि किन कंडीशन में हमारा वर्क नहीं होता। देखो, एक पर्सन होल्ड करता है बॉकेट को वर्टिकल in hands and displays it horizontally, then in this case work by the gravity is said to be zero। अच्छा, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एक बंदा है, सपोज ये एक बंदा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसके हाथ में एक बॉकेट है जो कि वर्टिकली इसने इसको होल्ड किया रखा हुआ है, और ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से जा रहा है। यहाँ पर आपका बुक कह रहा है कि इस बॉकेट पर ग्रेविटी की वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा, वर्क यहाँ पर जीरो होगा। ओके, क्योंकि जो बकेट है ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, इस पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा। Also, if a person is circulating a body attached in a spring, और एक और दूसरा एग्जांपल है कि एक पर्सन है एक चीज को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इस सर्कुलेटिंग में ऑब्जेक्ट में उसे सर्कुलेट करा रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। इन विच टेंशन, जिसमें टेंशन फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दिस केस वर्क डन ऑन अ बॉडी इज आल्सो जीरो। इस केस में भी क्या होगा कि यहाँ पर भी कोई भी वर्क नहीं होगा। डियर व्यूअर्स, जब भी बात की जाए सेंट्रीपिटल फोर्स और वर्क की, तो ऑलमोस्ट आपको माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर जो वर्क है वो जीरो हो रहा है। ये एमसीक्यू बार बार आ चुका है पास्ट नर्सिंग टेस्ट में और एमडी के टेस्ट में। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लें। इन दिस केस वर्क डन ऑन अ बॉडी इज आल्सो जीरो। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ओके, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पर देखेंगे कि वर्क डन जो हो रहा है वो कांस्टेंट फोर्स से। देखो, इफ अ फोर्स applied on object it doesn't change with respect to time is known as constant force। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा। इसमें कह रहा है कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पर टाइम के साथ, अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स। क्लियर? मैथमेटिकली वर्क की बात करें तो वर्क इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स
and displacement of the body in the direction of force। देखो इसमें कह रहा है प्रोडक्ट का मतलब होता है, हम इसमें कहते हैं मल्टीप्लाई, और ये प्रोडक्ट होता है किसका, एक होता है फोर्स का और दूसरा हम कहते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ओके, तो कुल मिलाकर ये इक्वल होता है किसके, वर्क के। क्लियर, ये वर्क का फार्मूला जो है, वर्क इक्वल होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर आपको ये एक डॉट नजर आ रहा होगा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर हमने क्रॉस किया है तो यहाँ पर हम डॉट भी कह सकते हैं। डॉट का मतलब होता है कि ये जो वर्क है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ओके, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट्स बट इट हैज नो डायरेक्शन, उसके बाद कोई भी डायरेक्शन नहीं हो तो हम उसको कहते हैं ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, जो कि वर्क जो है यहाँ पर हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर, और वर्क जिसके बाद मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसके साथ साथ यूनिट्स भी हो तो हम उसको वेक्टर कहते हैं। ओके, खैर हमारा यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है तो डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। If a force acting on a body it produces a displacement in the direction of force, then work done by the force is given by, ये मैथमेटिकली फॉर्म है इसका, कि वर्क इक्वल होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के। इफ अ फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल, अगर फोर्स जो है वो एंगल बना रहा है थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द ऑफ द बॉडी, देन द वर्क डन, जो वर्क है वो इक्वल होगा एफ कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये जो यहाँ पर कॉस है इसलिए लेते हैं क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो इसकी जगह पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर साइन थीटा लेते। ओके, because f cos theta is component of f in the direction of displacement। क्लियर, अब नोट डाउन करने वाली बात ये है कि the perpendicular component of force f sin theta doesn't work on the cart। देखो ये इसकी बात कर रहा है, इस कॉर्ड में, इस बॉक्स में जो कंपोनेंट है वो cos थीटा अप्लाई होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसमें हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा होता है वो 90 डिग्री का लेते हैं हम, और 90 डिग्री को हम अदर वर्ड्स में कहते हैं दिस इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्लियर, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स एफ कॉस थीटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन ऑन अ बॉडी। यहाँ पर ओनली कॉस जो थीटा है वो रेस्पॉन्सिबल होता है वर्क डन के लिए। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। दो कंपोनेंट है, एक साइन थीटा और दूसरा स्केलर थीटा, सॉरी दूसरा कॉस थीटा। अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर वर्क कैन आल्सो डिफाइन एज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है। डियर व्यूअर्स ये याद रखें, जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और जो फोर्स है ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। दो पैरेलल वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, वो इक्वल होता है दरअसल वर्क, और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। सिंस इट फॉलोज लॉ ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ओके, वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, देन जोल इज अ एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। जो जोल है ये वर्क का यूनिट भी होता है और एनर्जी का यूनिट भी होता है। जोल को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जब 1 न्यूटन और 1 मीटर पर फोर्स को अप्लाई किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैथमेटिकली हम लिखेंगे 1 जोल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर पे। ये भी एमसीक्यू है और ये भी पास्ट नर्सिंग टेस्ट में पूछा गया है कि 1 जोल किसके इक्वल होता है। तो डियर व्यूअर्स याद रखें 1 जोल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर पे। हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड और एक्सपेंडेड टू मूव ऑब्जेक्ट।
जो अमाउंट एनर्जी का लगता है एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर और एक्सपेंडेड करने के लिए, मूव करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट को हम कुल मिलाकर कहते हैं दिस इज वर्क इन फिजिक्स। डियर व्यूअर्स, ऑलमोस्ट यहाँ पर वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, और भी इसकी बहुत सारी चीजें हैं वर्क की। डियर व्यूअर्स, हमारे पास वर्क के डिफरेंट केसेस भी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से भी समटाइम एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इन्हें भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। पहला वर्क है, पहला केस है हमारे पास पॉजिटिव वर्क। ओके, देखो पॉजिटिव वर्क क्या होता है, किस तरह से बनता है, ये भी देख लेते हैं। If force and displacement are in parallel to each other, इसमें कह रहा है कि जब फोर्स, क्योंकि दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक फोर्स है और एक डिस्प्लेसमेंट है, इसमें कह रहा है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल होंगे तो हमारे पास जो वर्क है वो पॉजिटिव वर्क मिलता है। वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी मैक्सिमम। और ये भी याद रखें कि वर्क तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वर्क मिलेगा, वर्क यहाँ पर मैक्सिमम बनेगा। तो देखो यहाँ पर पहले इसको देखते हैं, उसके बाद इसकी बात करते हैं। W इक्वल होता है एफ कॉस थीटा की, ये हमें पता है। जब एंगल पता है तो हम यहाँ पर कॉस थीटा लेते हैं, और कॉस यहाँ पर इक्वल होगा किसके, 1 के। यहाँ पर 1 रखेंगे तो आंसर 1 ही आएगा सेम। तो W इक्वल होगा एफ एस के। एफ यहाँ पर फोर्स है और एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल, कूली पुशिंग अ लोड हॉरिजॉन्टली। एक यहाँ पर एक लोड है कोई भी, इस पर कूली फोर्स अप्लाई कर रहा है और लोड जो है वो इस तरह से जा रहा है। इसके दरमियान में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल है, और यहाँ पर हमें वर्क क्या मिल रहा है, एक तो मैक्सिमम मिल रहा है और दूसरा हम यहाँ पर कहेंगे हमारा वर्क क्या है, पॉजिटिव। आई होप पहला केस यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। वर्क के हवाले से दूसरा केस है जीरो वर्क। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम एक बॉक्स पर फोर्स को इस तरह से अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलरली, और जब भी बात करेंगे परपेंडिकुलर की तो हम डिग्री लेते हैं ऑलवेज, कौन सी, 90 डिग्री। ये तो आपको पता होगा। जब हम 90 डिग्री से फोर्स को अप्लाई करेंगे इस बॉक्स पर, तो बॉक्स में कोई भी डिस्प्लेसमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ये ये जो बॉक्स है ये डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो बॉडी पर वर्क हुआ वो हुआ जीरो, मतलब ना के बराबर, हुआ ही नहीं। अब मैथमेटिकली की बात करते हैं तो W इक्वल होता है एफ एस कॉस थीटा के। यहाँ पर ये जो कॉस 90 है ये इक्वल होगा जीरो के, और जब यहाँ पर हम जीरो पुट करेंगे तो W इक्वल होगा किसके, जीरो के। तो वर्क क्या हुआ, जीरो हुआ। ये हमारा दूसरा केस था। अब दूसरे केस की एग्जांपल की बात करते हैं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात आएगी तो यहाँ इस कंडीशन में वर्क जो होगा वो जीरो कहलाएगा। ये एमसीक्यूज मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एमसीक्यूज है, इसमें ये एमसीक्यूज आ भी सकते हैं। इन दिस केस टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस केस में जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इट मींस 90 डिग्री with each other, hence work done on a body will be zero। क्लियर होगा ये केस। सेकंड केस की बात करते हैं, कूली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड एंड मूविंग हॉरिजॉन्टली। अच्छा, पहले केस की बात, जब हमने शुरू में जब वर्क को कॉन्सेप्ट को देखा तो उसमें एक एग्जांपल था, एक बंदा था जो कि एक बकेट को हॉरिजॉन्टली ले जा रहा था, वो उसको हाथों में होल्ड के रखा हुआ था वर्टिकली, और खुद वो हॉरिजॉन्टली जा रहा था। ये वही केस है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक कूली है जिसने एक लोड को अपने हेड पर रखा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टली मूव करते जा रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी कांस्टेंट है। देन ही अप्लाइज फोर्स वर्टिकली टू बैलेंस द वेट ऑफ अ बॉडी एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में भी हमारे पास जो वर्क है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। ये भी केस आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट केस की बात करते हैं, नेगेटिव वर्क की। जी हाँ डियर व्यूअर्स, नेगेटिव वर्क भी होता है। जहां पर पॉजिटिव वर्क होगा वहां पर नेगेटिव वर्क भी होता है। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। इफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एक है फोर्स, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, जब आपस में एंटी पैरेलल होगा इन द डायरेक्शन, देन वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी नेगेटिव।
अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, जब दोनों आपस में क्या है पैरेलल, तो वर्क मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव कहलाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल होते हैं तो हम इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क। अब सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि ये एंटी पैरेलल किस तरह से, देखो पहले हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे। ओके, वर्क डन ऑन अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव। जो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के होता है हम इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क। इन दिस केस बॉडी इज बीइंग डिस्प्लेस्ड अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, सो वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी नेगेटिव। अच्छा, जो नेगेटिव वर्क डन है वो ओनली होगा अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करेंगे तो वर्क हमारे पास नेगेटिव होता है। इन दिस केस क्या होगा, देखो एफ एस कॉस थीटा के इक्वल होता है, और एफ यहाँ पर हम यहाँ पर एंटी पैरेलल में कितनी डिग्री लेते हैं 90 सॉरी 180, और 180 इक्वल होता है नेगेटिव 1 के। यहाँ पर एफ एस कॉस थीटा 180 लगाएंगे तो यहाँ पर 180 की जगह पर -1 लगाएंगे तो ये नेगेटिव आंसर मिल जाएगा। तो W इक्वल होता है नेगेटिव एफ एस के। तो डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारे पास एनर्जी होगा और पावर होगा। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।